ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम बाल्यावस्था और बालकों का समाजीकरण। ये कार्यक्रम DLED प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र चाइल्डहुड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग के खंड 1 की तीसरी इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर महेश जैन। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम बाल्यावस्था और बालकों का समाजीकरण। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण बालक का किस प्रकार से होता है और समाजीकरण का बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है तथा बालक का समाजीकरण किस प्रकार से होता है। समाजीकरण के संबंध में ग्रीन महोदय के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि जब कोई बालक सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ अपने स्वरूप को पहचानता है, अपने आप को जानता है, वही उसका समाजीकरण कहलाता है। स्टीवर्ड और गिलिन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। JS रॉस महोदय लिखते हैं, समाजीकरण साथियों में सामूहिक भावना का विकास, क्षमता का विकास तथा साथ साथ कार्य करने की इच्छा शक्ति है। ड्रेवर के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक बनकर अपने सामाजिक वातावरण का अनुकूलन करता है तथा इसका एक मान्यता प्राप्त सहयोगी और कार्यकुशल सदस्य बनाता है। इस संबंध में हैविंगहर्स्ट लिखते हैं, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपने समाज के तौर तरीकों को सीखते हैं तथा उन्हें अपने व्यक्तित्व का भाग बनाते हैं। बालक के समाजीकरण की सामान्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं। हम इन 4 अवस्थाओं के बारे में प्रथमतः चर्चा करेंगे। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, किस उम्र से किस उम्र तक होती हैं तथा इस उम्र में समाजीकरण किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित करता है। प्रथम अवस्था के बारे में हम वर्णन करेंगे। जन्म के बाद शिशु अपनी माता के सिवाय और किसी को नहीं जानता। इसीलिए मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने इस स्थिति को प्राथमिक परिचय या प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन कहा है। शिशु को मां के शारीरिक संपर्क से आनंद की अनुभूति होती है। यह अवधि 1-1.5 वर्ष तक रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चा 1 से 1.5 वर्ष तक का होता है तब वो अपनी मां के पास रहना,
माँ के शारीरिक संपर्क में रहना ज्यादा पसंद करता है। जब बच्चा रो रहा होता है और जैसे ही माँ उसको अपने संपर्क में लाती है, बच्चा चुप हो जाता है। यह वास्तव में बच्चे के समाजीकरण की प्रथम अवस्था है, जो लगभग 1 से 1.5 वर्ष तक रहती है। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बच्चे की समाजीकरण की प्रथम अवस्था 1 से 1.5 वर्ष तक की होती है और यह अवस्था माँ के संपर्क में होती है। जैसे ही बच्चा माँ के संपर्क में आता है, वो अपना समाजीकरण प्राप्त कर लेता है। द्वितीय अवस्था के संबंध में ऐसा माना जाता है कि यह लगभग 3 से 4 वर्ष की आयु तक चलती है। भारतीय समाज में ये अवस्था 1.5-2 वर्ष की आयु से प्रारंभ हम मान सकते हैं कि लगभग 2 वर्ष की आयु से यह प्रारंभ हो जाती है और 4 वर्ष तक चलती है। बच्चे की छोटी छोटी बातें सिखाई जा सकती हैं, जैसे कब और कहाँ शौच करना चाहिए, भोजन से पहले हाथ धोना चाहिए, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कोई आता है कैसे उसको नमस्कार करते हैं। ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें उसको 2 वर्ष से 4 वर्ष के भीतर सिखाई जाती हैं। इस अवस्था में माता के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है, उसके सामाजिक संबंधों का विकास होता है। तीसरी अवस्था के बारे में अब हम विचार करेंगे। तीसरी अवस्था, जैसे मान लो दूसरी अवस्था 4 वर्ष की आयु में समाप्त हुई, तो तीसरी अवस्था 4 वर्ष की आयु से लेकर के लगभग 12-13 वर्ष की आयु तक चलती है। बच्चे को परिवार का एक सदस्य समझा जाने लगता है। बालक को अपने लिंग के अनुसार अपने को ढालने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अर्थात जैसे यदि लड़की है तो उसको घर के काम करने के लिए कहा जाता है, घरेलू कार्यों में हाथ बंटवाया जाता है, खाना बनाने को कहा जाता है, इत्यादि जो छोटे छोटे कार्य हैं। बालिका होगी तो मेहंदी लगाना सीखेगी। जो उनसे संबंधित जो कार्य हैं वो लिंग के अनुसार बच्चे करने लगते हैं। पुत्र माँ के प्रति और पुत्री का पिता के प्रति प्यार प्रगाढ़ होता है। बच्चा अपने स्वतंत्र अस्तित्व की तलाश में अपने साथियों के समूह में आनंद लेता है। इस अवस्था में बालक सामाजिक भूमिका और सामाजिक समूह से आइडेंटिफिकेशन या तादात्मीकरण करने लगता है। अर्थात जो बाहर समुदाय बन जाते हैं, जैसे बच्चा जब बाहर जाता है तो वो अपने मित्रों का एक समुदाय गठित कर लेता है और उस समुदाय में अन्य बच्चों की अभिवृत्तियों, अन्य बच्चों के स्वभावों, उनकी प्रकृति, उनके खेलने के तौर तरीके, उनके बातचीत करने का ढंग, उनके मेल मिलाप का ढंग इत्यादि से वो तादात्मीकरण कर लेता है। अर्थात उन्हें ऐसा मानने लगता है कि ऐसा ही मैं करूंगा। इस प्रकार की अभिवृत्ति विकसित होने लगती है और यह लगभग 12-13 वर्ष तक चलती रहती है। चौथी अवस्था किशोरावस्था मानी जाती है, जो लगभग 13-14 वर्ष से प्रारंभ होकर के आगे तक चलती है। वास्तव में किशोरावस्था है। किशोर किशोरी अपने माता पिता व समाज के अन्य अभिकरणों के नियंत्रण से स्वयं को स्वतंत्र करने का प्रयास करते हैं। किशोर अपने परिवार के अतिरिक्त पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों और नए लोगों के संपर्क में आता है। इन सभी की भावनाओं और विचारों, व्यवहारों से उसे समायोजन करना होता है। वह अपनी संस्कृति के निषेधों का पालन करने सीखता है, जैसे आहार संबंधी निषेध इत्यादि। इस अवस्था में उसको अनेक नए नए और आश्चर्यजनक अनुभव होते हैं। इस अवस्था में नैतिकता की भावना का अधिकतम विकास हो जाता है। इस अवस्था में सांस्कृतिक मूल्यों एवं व्यक्तिगत अनुभवों द्वारा किशोर में आत्मनियंत्रण की क्षमता आ जाती है।
अब हम विचार करेंगे कि परिवार के प्रौढ़ सदस्यों जैसे दादा दादी, माता पिता इत्यादि द्वारा बालक के समाजीकरण पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। बच्चे के समाजीकरण पर सबसे अधिक प्रभाव परिवार के प्रौढ़ सदस्यों और माता पिता के देखभाल और पालन पोषण के तरीके का पड़ता है। बालक के समाजीकरण की प्रथम पाठशाला परिवार ही होता है। बालक अपने परिवार के सदस्यों, माता पिता, संबंधियों से बहुत कुछ सीखता है। उनके व्यवहार, तौर तरीके, रहन सहन आदि का अनुसरण करता है। हम बात करेंगे कैसे उसका माता पिता के द्वारा समाजीकरण प्रभावित होता है, या यह भी कह सकते हैं कि बालक के समाजीकरण में माता पिता की क्या भूमिका होती है। बालक के समाजीकरण हेतु परिवार के प्रौढ़ सदस्यों के साथ उसका संबंधित होना आवश्यक है, तभी बच्चे उनका अनुसरण करेंगे। तात्पर्य यह है कि जब जहां संयुक्त परिवार होते हैं, संयुक्त परिवारों में प्रायः यह महसूस किया जाता है कि जैसे घर के बड़े बुजुर्ग, दादा दादी या नाना नानी, जो हमारे बड़े बूढ़े लोग घर में होते हैं, उनके अनुसार सामान्यतया बच्चे अनुसरण करना प्रारंभ करते हैं। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि बच्चे अपने प्रौढ़ सदस्यों के संपर्क में रहें। बालकों की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों को चाहिए कि वे बच्चों को एहसास कराएं कि वे उन्हें प्यार करते हैं तथा उनके साथ रहकर खुश हैं। बच्चे संवेदनशील होते हैं। प्रौढ़ों की प्रशंसा भरी बातें बच्चों को अनुभूति कराती हैं कि ये सभी लोग उसको चाहते हैं। उसको घर में छोटी छोटी जिम्मेदारी दी जाए तथा उनकी पहल और निर्णय शक्ति का सम्मान व सराहना की जाए। बच्चे को जब यह एहसास होता है कि आवश्यकता के समय परिवार के प्रौढ़ सदस्य उसको संरक्षण देते हैं, चिंता के विषयों पर माता पिता की राय ले सकता है, तो उसका समाजीकरण उचित ढंग से होता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रवेश करने में बालक को हिचक नहीं होती। उसको समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने में सरलता होती है। बच्चे अपने माता पिता के अधिक नजदीक होते हैं। माता पिता को देखकर ही सीखने का तरीका अपनाते हैं। बच्चा अपने माता पिता के साथ रहना पसंद करता है। वह चाहता है कि माता पिता उसे घुमाने फिराने ले जाएं, जहां वह अपने माता पिता के साथ घुल मिलकर बात कर सकता है। बच्चा अपने माता पिता के साथ घूमने फिरने का अवसर पाता है तो महसूस करता है कि वे उसके सच्चे मित्र हैं। उसके अद्भुत विचार पर गुस्सा नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं। इसलिए उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है। समाजीकरण के दौरान आत्मविश्वास के सहारे वह अपने नैराश्य और आक्रामक मनोवेग को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। बालक के समाजीकरण में बालक एवं माता पिता के बीच अनुक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जहां माता पिता दोनों अपने कार्य या अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाते। अगर घर में रहते भी हैं तो अपने कमरे में माता पिता टेलीविजन देखने में व्यस्त रहते हैं, पिता दफ्तर की फाइलों में उलझे रहते हैं। बच्चे अलग कमरे में क्या कर रहे हैं उन्हें ध्यान नहीं रहता। ऐसे में बच्चे, बालक और माता पिता के मध्य शून्य अनुक्रिया रहती है। शून्य अनुक्रिया बालक के समाजीकरण के लिए घातक होती है। जो माता पिता बालकों को कठोर नियंत्रण में रखते हैं, उनके व्यक्तित्व को आदर नहीं देते, सभी बालकों के साथ समान व्यवहार नहीं करते, तो ऐसे बालक तिरस्कार और नियंत्रण से सदैव भयभीत रहते हैं। ऐसे बालक या तो अंतर्मुखी हो जाते हैं या फिर क्रांतिकारी प्रवृत्ति के हो जाते हैं तथा समाज विरोधी आचरण
करने लगते हैं। बच्चों की गतिविधियों से अपरिचित रहना बहुत बड़ा खतरा होता है। बच्चे इंटरनेट का दुरुपयोग करने लगते हैं, संचार के अन्य माध्यमों से कुसंगति में पड़कर अपराध की राह पर चल पड़ते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन के साधन नहीं उपलब्ध करा पाते, उनके बच्चे छुप छुप कर मनोरंजन अलग ढंग से करने लगते हैं, जो बच्चों के समाज के प्रतिकूल व्यवहार के लिए प्रेरित करते हैं। अतिव्यस्तता या अन्य कारणों से जब कुछ माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों की संगति पर ध्यान नहीं देते, पालकों के व्यवहार के निर्धारण में संगति की अहम भूमिका होती है। दुष्चरित्र बालकों की संगत में पड़कर अच्छे बालक भी असामाजिक बन जाते हैं। साथियों की अभिवृत्तियों, आस्थाओं, रुचियों, मनोभाव तथा चरित्र का प्रबल प्रभाव बालक के समाजीकरण पर पड़ता है। एक दृष्टि से यह भी विचारणीय है कि जब तक बालक माता पिता के संपर्क में रहता है, तब तक उसका समाजीकरण पृथक ढंग से होता है, किंतु जब वो माता पिता से पृथक हो करके या माता पिता का जब पार्थक्य हो जाता है, तब बच्चे के समाजीकरण पर पृथक ढंग से प्रभाव पड़ता है। जब बच्चे अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, तो उन्हें परिवार के खो जाने का एहसास होता है और स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच जो अनुक्रियात्मक संबंध होते हैं, उनके बालक मनोवैज्ञानिक परिपक्वता ग्रहण करते हैं और वह विकासात्मक कार्य सीखते हैं। मृत्यु, तलाक या अन्य किसी कारण से बच्चे जब अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, तो उनका मनोवैज्ञानिक विकास प्रभावित होता है। सबसे अधिक प्रभाव बच्चे के संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव और शारीरिक विकास पर पड़ता है। माता पिता से अलग होकर बच्चे परिवार खो देने के साथ साथ बहुत कुछ खो देने का दर्द महसूस करते हैं, जैसे माता पिता के साथ बिताया जाने वाला समय, विस्तृत परिवार, पारिवारिक घर, पालतू जानवर, पड़ोसियों की कमी, अपना विद्यालय, अपने मित्र आदि। माता पिता से अलग होने के बाद कुछ समय तक बच्चे बड़े सशक्त संवेग अनुभव करते हैं, जैसे दुख, अनिश्चितता, क्रोध, अपराध, चिंता, लज्जा, विरोध, निष्ठा, ईर्ष्या, भय और संभ्रांति। ऐसे बच्चे विद्यालय या घर में बहुत अधिक संवेगात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर हम यह भी विचार करेंगे कि उम्र के अनुसार माता पिता से पार्थक्य का बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम 1 वर्ष तक के बच्चे के प्रभाव की दृष्टि से यदि हम देखें, तो माता पिता से अलग होने पर बच्चा कुछ समय तक खिन्न और चिड़चिड़ा रहता है। माता पिता की अनुपस्थिति में अन्य प्रौढ़ों पर अपनी सुरक्षा के संदर्भ में विश्वास कम हो जाता है। उसके रोजमर्रा के काम का समय और तरीका बदल जाता है, जिससे नई नई चुनौतियां सामने आती हैं, क्योंकि वह पूरी तरह अपने माता पिता पर ही निर्भर रहता है। यदि बच्चे इस निर्भरता को कम कर दें, तो वास्तव में इनकी निर्भरता का कोई अलग से हल नहीं निकाला जा सकता। तो इसके दूरगामी जो प्रभाव होते हैं, वो अत्यंत क्षति पहुंचाने वाले होते हैं, जैसे दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाना, अधिगम संबंधी समस्याओं का उत्पन्न होना इत्यादि। 1 से 3 वर्ष की आयु में बच्चा कुछ कुछ आत्मनिर्भर होने लगता है। माता पिता के पार्थक्य से उसकी निर्भरता और आत्मनिर्भरता के बीच संबंध बिगड़ने लगते हैं। माता पिता के अभाव में उसकी आत्म पहचान गड़बड़ाने लगती है। परिवार में परिवर्तन आ जाने के कारण वह अपनी पहचान में उलझ जाता है। उसकी भाषा अर्जन कौशल में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि माता पिता के साथ अनुक्रिया करके ही वह भाषा सीखता है। यदि बच्चे इन पर तात्कालिक प्रभावों को नियंत्रित नहीं किया जाता, तो गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। बच्चा स्वयं को हमेशा पीड़ित ही समझता रहेगा। उसके अहम विकास, या हम जिसको कह सकते हैं ईगो डेवलपमेंट, पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं भी सामने आती हैं। वह अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को पहचान नहीं पाता। प्रणों की दृष्टि में ये बालक अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते। 3 से 6 वर्ष के बच्चों पर तात्कालिक प्रभाव को बच्चों के चिंतन पर देखा जा सकता है। वे समझ नहीं पाते कि उन्हें माता पिता से क्यों अलग होना पड़ा है। बालक बड़े होकर के भेदभाव करने लगता है। वो अपने तथा दूसरे बच्चों के बारे में अच्छी और बुरी भावनाओं में उलझ जाता है। लंबे समय तक यदि ये तात्कालिक प्रभाव चलते हैं तो बालक अच्छे और बुरे को समझने में हमेशा संघर्ष करना चाहता है। बाल्यावस्था में बालक जल्दी व्यथित हो जाते हैं। उनकी कार्य क्षमता पर असर होता है। इस आयु के बच्चे अपने मित्रों के मध्य अंतर को समझते हैं। जिन बच्चों को अपने माता पिता से अलग होना पड़ता है, वे माता पिता के साथ रहने वाले अपने मित्रों से समस्यात्मक व्यवहार करने लगते हैं। इन प्रभावों के कारण बालक के विद्यालयी कार्यों और व्यवहारों में असर पड़ता है। साथियों से संबंध बिगड़ते हैं। बालक के साथ आत्मनियंत्रण की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। किशोरावस्था तक आते आते, क्योंकि यह वास्तव में आत्मनिर्भरता की अवस्था है, किशोरों में नवीन शक्ति से अद्भुत स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है। नवीन अभिभाषाएं उनमें नवीन रूप उठने लगती हैं। वे माता पिता के नियंत्रण से स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, उनका विरोध करते हैं, कभी कभी विद्रोह भी करते हैं। माता पिता के पार्थक्य से उनकी यह प्रवृत्ति असंतुष्ट रह जाती है। एक यह भी महत्वपूर्ण वास्तविकता है कि जब किशोर के इस पार्थक्य जीवन की दूसरों के द्वारा बहुत बातचीत की जाती है तो वह आत्मनियंत्रण खो देता है। अपने इन व्यवहारों के कारण यदि किशोर यह महसूस करने लगे उसने अपने माता पिता को खोकर पूरा जीवन ही खो दिया है, तो वह असामाजिक पथ पर चल पड़ता है और आत्महत्या जैसे कदम उठाने लगता है। इस दृष्टि से यह विचारणीय है कि माता पिता का बच्चे के ऊपर कितना अधिक सामाजीकरण होता है। वास्तव में समाजीकरण की धुरी बच्चे के माता पिता ही होते हैं। इस पार्थक्य को कम करना अत्यंत आवश्यक है और इसे कैसे कम करें इस पर विचार किया जाना अपेक्षित है। यदि बच्चा बहुत छोटा है तो देखभाल करने वालों को बच्चे की प्रारंभिक विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। बच्चे की आत्मनिर्भरता की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और धीरे धीरे उसे आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बच्चों को अपने कार्यों के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत दबाव डालना गलत है। बच्चों को यह समझाना चाहिए कि माता पिता से पार्थक्य के लिए वे दोषी नहीं हैं। देखभाल करने वालों को सतर्क रहना चाहिए कि बच्चा स्वयं को परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य समझे, न कि उसे यह एहसास हो कि परिवार में अब उसकी कोई जगह नहीं है। खेलने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। खेल से बच्चों की बहुत सी समस्याएं मनोवैज्ञानिक तरीके से सुलझ जाती हैं। बच्चे को तात्कालिक अवसर प्रदान करना चाहिए कि वह अपने दुखों को निकाल सके, ताकि उसके बाद वह अपने शैक्षिक या मित्रता संबंधी कार्यों में उचित तरीके से लग सके। बाल्यावस्था के बच्चों को यह समझने में सहायता करनी चाहिए कि उन्हें माता पिता से क्यों अलग होना पड़ा है। बच्चों की आयु के अनुसार उन्हें कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए, ताकि वे पुराने लगाव या जुड़ाव के स्थान पर नए लगाव या नए जुड़ावों की ओर बढ़ सकें। किशोरों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि माता पिता के बिना भी वे अपना जीवन चला सकते हैं। किशोरों को अपने निर्णय लेने के अवसर दिए जाना चाहिए। वास्तव में समाजीकरण करते समय अधिगम की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कुछ बच्चे धीमी गति से सीखने वाले होते हैं। ये बालक जिस कक्षा में होते हैं उसका कार्य करने में सक्षम नहीं होते। ये बालक पिछड़ते जाते हैं। उसके साथ विद्यार्थी कक्षाओं को उत्तीर्ण करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, परंतु पिछड़े बालक अनुत्तीर्ण होने के कारण पिछड़ जाते हैं। इस समस्या के पीछे आर्थिक कारण भी हो सकता है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को सही उम्र में विद्यालय नहीं भेज पाते। जब उन्हें सामाजिक संस्थाओं
या राज्य द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, तब वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए तैयार होते हैं। कुछ बालक विशिष्ट होते हैं, ये सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं तथा शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक इत्यादि किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। ये विशिष्टता उन्हें औसत कार्य करने से रोकती है और ये विशिष्ट अधिगमकर्ता की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे बालकों के लिए विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका समाजीकरण किसी प्रकार से भी प्रभावित न हो। वास्तव में भारत विभिन्नताओं का देश है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भिन्नताएं स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत से समाज बालकों को वांछित अवसर नहीं देते। कुछ समाज बच्चों को खुलकर भागीदारी करने का अवसर देते हैं और उनमें वांछनीय सामाजिकता के गुण विकसित करते हैं। प्रत्येक समाज की परंपराएं, उपलब्धियां तथा आदर्श अन्य लोगों से भिन्न होते हैं। उनके बच्चों का वैसे ही विनिर्दिष्ट आदर्शों, मूल्यों और अभिरुचियों के अनुसार समाजीकरण होता है। आर्थिक भिन्नताओं का असर भी समाजीकरण पर दिखाई देता है। निर्धन परिवार के बच्चे स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पौष्टिक आहार, उचित मनोरंजन के साधनों से वंचित रहते हैं। उनकी मनोवृत्तियां दूसरों के प्रति अक्सर कुत्सित हो जाती हैं। अपराध की ओर निर्धन परिवारों के बच्चे शीघ्रता से बढ़ते हैं। धनी परिवार के बच्चों का रहन सहन का स्तर उच्च होता है, सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, इसलिए उनका समाजीकरण भी अच्छा होता है। प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है। रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, धर्म, कला, दर्शन, आचार विचार, रीति रिवाज, मूल्य मानक, भाषा, उपकरण, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के अनुसार ही बालकों का समाजीकरण होता है। बालक अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं को अपने चिंतन में ग्रहण करता है। इस प्रकार साथियों, आज हमने यह समझने का प्रयास किया कि बच्चे का समाजीकरण स्तर अनुसार किस प्रकार से होता है। इसे हमने 1 वर्ष से लेकर के किशोरावस्था के आगे तक स्थितियों पर विचार किया। समाजीकरण में समाज का क्या प्रभाव होता है और परिवार का क्या प्रभाव होता है, इसमें हमने देखा कि माता पिता बालक को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। माता पिता से उनका सर्वाधिक समाजीकरण होता है, परिवार से उनका सर्वाधिक समाजीकरण होता है। इसके अतिरिक्त वो अपने समूह में जब जाते हैं तब उनका समाजीकरण होता है। और समाज की जो मान्यताएं हैं, समाज की जो परंपराएं हैं, चाहे धार्मिक हों, आर्थिक हों, राजनीतिक हों इत्यादि, जो तत्समय प्रचलित मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के अनुसार बालक का समाजीकरण होता है। अभी आप सुन रही थी शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम बाल्यावस्था और बालकों का समाजीकरण। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर महेश जैन। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये शैक्षणिक ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।